सदर मुमलिकत को जो भी बिल पार्लियामेंट भेजती है तो सदर मुमलिकत के पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक ये कि वो उसे साइन कर दें या दूसरा ये कि वो 10 रोज के अंदर ऑब्जर्वेशंस लगाकर अपने साइंस के साथ पार्लियामेंट को वापस भेज दें, और जब पार्लियामेंट उसे बिल को दोबारा वापस भेजे तो वो उसे 10 रोज के अंदर साइन करें, वरना वो 10 रोज के बाद ऑटोमेटिकली यानी खुद साख्ता तौर पर कानून बन जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान की आईनी तारीख में हैरान कुन तौर पर सदर मुमलिकत ने रात के पिछले पहर एक ट्वीट कर दिया कि मैंने तो बिल को साइन किए बगैर स्टाफ को वापस कर दिया था, और ये कि इन बिल से एग्री नहीं करते, ये आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक गैर आईनी अमल है। बिल्कुल, खबर सामने आई कि सदर मुमलिकत ने तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने इस बिल को, जब पार्लियामेंट उसे बिल को दोबारा वापस भेजे तो सदर मुमलिकत उसे 10 दिन के अंदर साइन करे, वरना वो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। सदर मुमलिकत ने इसकी तरदीद कर दी और सदर मुमलिकत ने अपने ट्वीट में कहा कि अल्लाह गवाह है, मुझे इस बिल के मुतालिक कुछ नहीं पता है। आपको बता रहे हैं सदर मुमलिकत के हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। आईनी पाकिस्तान के आर्टिकल 75 के मुताबिक सदर मुमलिकत को जो भी बिल पार्लियामेंट भेजती है तो सदर के पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक ये कि वो उसे साइन कर दे, या दूसरा ये कि वो 10 रोज के अंदर ऑब्जर्वेशंस लगाकर अपने साइंस के साथ पार्लियामेंट को वापस भेज दे। बिल्कुल, इसी बात पे मजीद बात करते हैं। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मतीन साहब, किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं आपको ताज़ा तरीन ये बताऊं कि वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट जारी हुआ है, जिसमें जो है वो ये कहा गया है कि इस सारे मामले की तशरीह की गई है। पहले तो वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत के ट्वीट के ऊपर गहरी तशवीश का इजहार किया है, और उन्होंने आइन के आर्टिकल 75 को कोट किया, 75 को कोट किया, यानी जब एक बिल प्रेसिडेंट को मंजूरी के लिए दिया जाता है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि वो इस पर अपना एसेंस दें या इस मामले को पार्लियामेंट को भिजवा दें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ। आर्टिकल 75 डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी थर्ड ऑप्शन, यानी इसमें तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। और इस सारे मामले में जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की गई, और इस सारे मामले में जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की गई, और सदर मुमलिकत के बारे में कहा गया है कि उन्होंने ये बिल किसी ऑब्जर्वेशन के बगैर जो है वो भिजवाया। सच ए कोर्स ऑफ एक्शन इज अगेंस्ट लेटर एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तानी वजारत कानून ने सदर मुमलिकत के इक़दाम को आइन के मुनाफी करार दे दिया कि उन्होंने इन दोनों ऑप्शन को फॉलो नहीं किया, ना ही अपनी एसेंस दी और ना ही अपनी ऑब्जर्वेशन दी। तो इसलिए उनका जो ट्वीट और उनका जो इक़दाम है, उनका जो स्टेटमेंट है, आइन और कानून के खिलाफ है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर सदर मुमलिकत की कोई ऑब्जर्वेशन होती तो वो इन बिल्स को अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ वापस भिजवाते, ताहम इसमें उनकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी। साथ ये भी कहा गया है कि he could have also issued a press release to this effect। वो सरकारी तौर पे प्रेस के लिए एक स्टेटमेंट जारी कर सकते थे, वो स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। उन्होंने ट्वीट के ऊपर अपना एक पैगाम पोस्ट किया। इसके साथ साथ ये भी क्या कहा गया है कि इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट प्रेसिडेंट हैज चोजन टू डिस्क्रेडिट हिज ओन ऑफिशियल। कि ये भी बात काबिल तशवीश है कि सदर मुमलिकत ने इस सारे मामले में जो ऐवान सदर के हुकाम है, जो उनके अपने स्टाफ है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है। प्रेसिडेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज ओन एक्शन। सदर मुमलिकत को अपने तमाम इकदाम को ऑन करना चाहिए। तो अब इसमें सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई है कि वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत के स्टेटमेंट को आइन और कानून के मुनाफी करार दिया, नंबर 1, और नंबर 2 उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने ना ही बिल के ऊपर किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन दी और ना ही इनकी मंजूरी दी, जो कानूनी और आईनी एतबार से दो ऑप्शन होते हैं। जी मतीन साहब, ज़ाहिर है अनऑफिशियली अगर हम बात करें तो ऐवान सदर की जानिब से, क्योंकि अमला इन्वॉल्व है, ये इल्ज़ाम लगाया गया सदर मुमलिकत की जानिब से। जो अमला है ऐवान सदर की जानिब से, कोई ज़राए से कुछ मालूम हुआ है, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है? क्योंकि ज़ाहिर ऑफिशियली तो हम बात नहीं कर सकते, अनऑफिशियली बात कर सकते हैं इस मामले में। इस वक्त वज़ारत कानून और इंसाफ का ये सारी सूरत हाल को वाज़े करता है, और अमला ये छोटे लेवल का नहीं होता है। ऐवान सदर का जो अमला है वो बहुत सीनियर लेवल के स्टाफ है, वहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं,
सेक्रेटरी टू ठीक प्रेसिडेंट है, है, मिलिट्री कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगा मतीन साहब, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अशतर साहब, आप इस मामले को किस तरह देख रहे हैं? ज़रा आइन के आर्टिकल 75 के तो बिल्कुल मुनाफी हैं जो भी इकदाम सदर मुमलिकत ने किए हैं, ना तो उन्होंने साइन किए ना ऑब्जर्वेशंस लगाई, बस कहा कि भाई वापस कर दिया जाए, लेकिन ज़ाहिर साइंस मौजूद नहीं थे ना ऑब्जर्वेशंस थी। बहुत सीधी बात है जी, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर है, चाहे वो सदर का दफ्तर है, चाहे वो अटॉर्नी जनरल का दफ्तर है, चाहे वो किसी वजीर का दफ्तर है, उनके रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं और रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट के भी हैं और उन दफातर के भी हैं। उनमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ है, और एक बार नहीं कई बार लिखा हुआ है, कई जगहों पे लिखा हुआ है कि जितने भी अहकामात ये हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स देते हैं वो रिड्यूस किए जाते हैं राइटिंग में। ज़बानी अहकामात कुछ नहीं होते। और सदर मुमलिकत का जो मैंने ट्वीट पढ़ा है और जो बात सुनी है वो तो यही है कि वो कह रहे हैं मैंने ज़बानी इस्तेमाल किए थे। इसका तो कोई आइन में, रूल्स में, लॉ में कोई तस्वर नहीं है, तो उनकी इस बात को कोई अहमियत नहीं दी जा सकती। गो के वो सुप्रीम कमांडर भी हैं और वो स्टेट के सिंबल भी हैं। आईनी और कानूनी तौर पर कोई वैल्यू नहीं है इनकी इस ट्वीट की कोई अहमियत नहीं है। दूसरी बात ये कि क्या हमने मौक़िफ़ लिया है उन ऑफिशियल्स का जिनके मुतालिक ये कह रहे हैं उन्होंने मेरी हुकूमत धूली की है? क्या उनका नाम कहीं से आया है? कोई टाइम बताया उन्होंने किस टाइम पे ये कहा? कोई जगह बताई है कि कौन से कमरे में किसके सामने ये बात हुई है? कोई किसी किस्म का सबूत है? और ये सबूत ज़बानी नहीं हो सकते, ये सबूत फाइल बोलेगी। फाइल हमेशा सच बोलती है। लोग गलत बयानी कर सकते हैं, कागजात गलत बयानी नहीं करते हैं। और ये भी आप ज़हन में ज़रूर रखिए कि ये सदर मुमलिकत का आइन ये जो कानून साजी है उसके अंदर एतराज़ात करने का हक है, फाइल को रिटर्न करने का कोई हक नहीं है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट कि फाइल के ऊपर कोई किसी किस्म की चीज़ ना लिखी जाए, और अगर फाइल को रिटर्न कर दिया जाए बगैर कुछ लिखे हुए तो वो असेंट तस्वर होता है। 10 डेज का टाइम है सदर मुमलिकत के पास, और उन 10 दिनों में वो कोई भी एतराज़ कर सकते हैं, वो उसके ऊपर अपने कोई भी ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, वो उसके अंदर अपनी कोई सिफारिशात लिख सकते हैं। वो कैसे, और अभी आप देखिए किया उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने पीपीसी और सीआरपीसी का कानून वापस किया कि नहीं किया? उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक जो कानून साजी थी वो कानून वापस किया कि नहीं किया? उस पर एतराज़, वो फाइल वापस की है ना, लिख के की है, तो इसमें क्या था? और ये भी 72 घंटे के बाद आप ट्वीट के जरिए कर रहे हैं। सदर का एक सेक्रेटेरिएट है, वहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई वहाँ से प्रेस रिलीज जारी हुई, बल्कि जो हमने अखबारों में पढ़ा था वो तो ये था कि प्रेसिडेंट ने उसकी असेंट दे दी है। अब वो असेंट दस्तखत करे न करे, उनकी एक टैसिट असेंट भी होती है, एक तस्वराती असेंट होती है, और वो कहाँ होती है? वहाँ पे जहाँ पे वो कोई एतराज़ रकम बंद न करे, लिखे नहीं। सो जब तक कि ये कोई चीज़ राइटिंग में नहीं आती, यही तस्वर होगा कि एवरीथिंग वाज डन। अच्छा अशरफ साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा, आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा उठाऊंगा कि एक मामला ये है कि सदर मुमलिकत ज़रा सुप्रीम कमांडर हैं, अगर वो खुद चाहें ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए तो तब कोई वैल्यू होगी उनकी बात की, क्योंकि ज़रा आप कह रहे हैं ट्वीट की तो वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो खुद लेके जाते हैं रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस पर आप मामले को देखेंगे, तो बिल बन चुका है, कानून बन चुका है जी। फिर मुझे बताइए ना, उसके लिए अजहद ज़रूरी होगा कि वो लिखें अपनी उस पिटिशन में कि उनके एतराज़ात क्या थे जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि जी मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है अशरफ साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। भी सनाउल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब GTV को टाइम देने के लिए। एक सदर मुमलिकत के हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखें, जो बातें अभी तक हुई हैं उनसे एक बात तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि सदर साहब अब बंद गली में फंस चुके हैं, और लॉ मिनिस्ट्री की जो वजाहत आई है, साबिक अटॉर्नी जनरल साहब आपको अभी जो बयान कर रहे थे,
اگر کورٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے تو ان کو ثبوت پیش کرنے پڑیں گے کہ انہوں نے اعتراضات آرٹیکل 75 کے تحت تحریری طور پر اس میں لکھے تھے. اگر تحریری طور پر نہیں ہے ان کے پاس ثبوت ود ڈیٹ 10 دن سے پہلے اور وہ نہیں بھیجے گئے تو پھر ان کے اس دعوے کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہوگی. اور اب تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے ڈیمانڈز بھی آ گئی ہیں کہ صدر پاکستان سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس ٹویٹ کے اوپر کہ وہ فوری طور پر ریزائن کر دیں. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ صدر ایک بند گلی میں اب پھنس چکے ہیں، اور کیونکہ وہ خود پی ٹی آئی کا حصہ بھی رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے ان کو صدر بنایا تھا. اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی اسی ایکٹ کے تحت گرفتاری کے بعد شاید ان کو خیال آیا کہ اب اس سے وہ ڈس اون کریں اپنے آپ کو، اور انہوں نے اس سے ڈس اون کیا ہے. اور 75 کے تحت ہی کل 10:30 بجے کے قریب یہ خبر میڈیا پہ آئی تھی کہ صدر نے سائن کر دیا اس پر. تو 27 گھنٹے بعد صدر کو خیال آیا کہ وہ اس پر ٹویٹ کریں. تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ 27 گھنٹے کس بات کا انتظار کیا گیا، کہ کیوں صدر نے ٹویٹ کا سہارا لیا، اور کیوں جو ایوان صدر ہے جہاں پر ایک افیشل ٹیم موجود ہے ان کے ذریعے کل سارا دن میڈیا بھی ان سے رابطے میں رہا کہ کسی طرح اس حوالے سے ان کا موقف لیا جائے، لیکن کوئی موقف نہیں ملا. نیشنل اسمبلی سے بھی کوشش کی گئی لیکن موقف کوئی نہیں آیا تھا. صرف خبر آئی تھی کہ صدر نے سائن کر دیا، اور 27 گھنٹے بعد صدر نے اس کو ڈس اون کیا کہ میں نے دستخط نہیں کیے، میرے اعتراضات تھے. لیکن ان اعتراضات کی جو تحریری حیثیت ہے، جو آرٹیکل 75 کہتا ہے کہ صدر کو 10 دن کے اندر تحریری اپنے اعتراضات آبزرویشن پارلیمنٹ کو جوائنٹ سیشن کو بھیجنی ہوتی ہیں، وہ انہوں نے نہیں بھیجی. اور وزارت قانون کی جو وضاحت آئی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ صدر کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، وہ دونوں آپشن انہوں نے جو ہے وہ اختیار نہیں کیے، اور بغیر کسی دستخط کے اعتراضات کے بل آیا اور 10 دن پورے ہو چکے تھے، جس کے بعد وہ جی ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا. ثناء اللہ طلحہ عالمگیر عرض کر رہا ہوں، اب آپ ان تمام معاملات پر آف کورس بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. صدر مملکت از اٹ ٹائم فار ہم ٹو گو ناؤ، ریزائن کا ٹائم آ گیا ان کا؟ کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو واحد ایسے عارف علی صاحب شخصیت تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے روابط بھی رکھے ہوئے تھے اور تحریک انصاف سے بھی جڑی ہوئی تھی. حالانکہ یہ بہت سخت رویہ تھا تحریک انصاف کے چیئرمین کا اگینسٹ آف کورس اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی بھی اور آف کورس کرنٹلی بھی. تو کیا اب جو کہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھلے انتخابات آگے ہو جائیں، صدر مملکت تو آئین میں گنجائش ہے آگے جا سکتے ہیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اٹس ٹائم فار ہم ٹو گو ایز ویل؟ ان کے پاس ٹائم تو ہے سپٹمبر کے مڈ تک کا، لیکن کانسٹیٹیوشن ان کو الاؤڈ کرتا ہے کہ جب تک نئی پارلیمنٹ جو صدر کو پارلیمنٹ کا کیونکہ منتخب کرنا ہوتا ہے صوبائی اسمبلیوں نے اور نیشنل اسمبلی نے، تو جب تک وہ نہیں آ جاتے اس وقت تک تو قانونی طور پر آئینی طور پر وہ صدر پاکستان رہیں گے. لیکن مورلی ان کے اوپر اب دباؤ بڑھے گا، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی جو پارٹی ہے، پیرنٹ پارٹی ہے جنہوں نے ان کو صدر بنایا تھا، وہاں سے ان کو کیا ڈائریکشن ملتی ہے. کیونکہ ریزائن کرنے کا فیصلہ انہوں نے اکیلے نہیں کرنا، اور ان پر دباؤ ضرور پڑے گا. اور اسی ٹویٹ میں جو آخر پہ وہ معافی مانگ رہے ہیں تو اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی ناکامی اس بل کو روکنے میں تسلیم کر رہے ہیں، اور ان لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں جو اس بل کا شکار ہوں گے اور جو پہلے ہوئے ہیں، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب. تو وہ بھی دونوں ان کی پارٹی سے ہی ہیں اور پارٹی کی سینئر قیادت ہیں. تو اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی ناکامی بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور ان پر مورلی بھی، اور جو ان کی مخالف پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کی طرف سے ڈیمانڈ بھی آ گئی ہیں. اسحاق ڈار کا ٹویٹ آیا ہے، اس کے علاوہ شیری رحمان کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے، باقی بھی لوگوں کی طرف سے بیان آ رہے ہیں، اور ان پر پریشر ایک بلڈ اپ کیا جا رہا ہے جو جماعتیں ہیں ان کے مخالف ان کی طرف سے. تو دباؤ ان کے اوپر ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس دباؤ کو کتنا سسٹین کرتے ہیں، اور ان کی جو پارٹی ہے پیرنٹ پارٹی جنہوں نے ان کو صدر بنایا، ان کا کیا موقف ہے. کیونکہ ان سے بغیر پوچھے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا آیا کہ وہ اس ساری صورتحال میں اپنا عہدہ برقرار رکھیں گے اور وہ ڈٹے رہیں گے، اور جب تک نئی پارلیمنٹ نہیں آتی وہ صدر رہتے ہیں، یا وہ اپنا عہدہ جو ان کا سپٹمبر میں کمپلیٹ ہونا ہے اس سے پہلے ریزائن کرتے ہیں. تو یہ وقت ہی بتائے گا. ٹھیک ہے ثناء اللہ صاحب، یہ اب ایک آئینی الجھن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، جو خلا پیدا ہو گیا ہے یہ مزید شدت اختیار کرے گا، اس کا کوئی حل نظر آ رہا ہے آگے؟ دیکھیں پاکستان میں اس قسم کے جب بھی معاملات آتے ہیں، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو شاید پہلی دفعہ ہے، تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ اعلیٰ عدالتوں میں جاتا ہے، صدر پاکستان خود لے جاتے ہیں یا تحریک انصاف لے جاتی ہے یا وکلاء کوئی لے جاتے ہیں، تو وہاں پر صدر کو اپنے اس دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا. جس طرح اس طرح صاحب نے بھی کہا کہ فائلیں بولتی ہیں، ڈاکومنٹس بولتے ہیں، صدر کا جو طریقہ کار ہے جو کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہے، انہوں نے اگر کوئی اعتراض کیے تھے تو ان کے تحریری اعتراضات لازمی ہوں گے. اور گزشتہ چند دنوں کے دوران درجنوں بل تھے
जो सदर ने वापस भेजे हैं अपने एतराज़ात और ऑब्जर्वेशन के साथ तहरीरी तौर पर वो ताकि, तो अगर उन्होंने कोई तहरीरी तौर पर कोई अपने एतराज़ात और ऑब्जर्वेशन लिखवाए हैं या खुद लिखे हैं, तो यकीनन उसका सबूत मौजूद होगा, और वो ट्विटर पे अगर ये शेयर कर सकते थे तो उनको भी शेयर कर सकते थे उन सबूत को। तो देखना ये है कि वो सबूतों के बगैर सदर को इस सारे मामले से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। उनको ये साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने जो अमले को कहा था तहरीरी तौर पर, क्योंकि ज़बानी अहकामात की कानून में और आइन में कोई हैसियत नहीं होती। जब तक तहरीरी तौर पर उसके सबूत नहीं होंगे तो सदर को अपने दावे को साबित करना इतना आसान नहीं होगा। तो वो अब, मैं इसीलिए शुरू में कहा था कि वो बंद गली में फंस चुके हैं। अब उनको ये किसने मशवरा दिया है कि वो इसकी ये ट्विटर के तरीका कार इख्तियार करें और इससे डिसोन करें अपने आप को, तो उनको अब ये साबित भी करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर मामला कोर्ट में जाता है। बाकी सियासी तौर पर जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं जो चाहती थी कि वो रिजाइन करे, तो उनकी तरफ से दबाव बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें इस वक्त मुतालबा कर रही हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से कि ज़ाहिर जो खलल आया है, इतना बड़ा मामला उनके रिटर्न में नहीं दिया, ज़ुबानी आपने अपने अमले को कहा, तो इस मामले पर अब सदर मुमलिकत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से शरी रहमान का रिसेंटली बयान आया कि सदर मुमलिकत को इस मामले पर अब रिज़ाइन करना चाहिए, मुस्ताफ़ी होना चाहिए। तमाम तर मामले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने एक और अहम बयान दिया था कि उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो इस कानून से, इस एक्ट से मुतासिर होंगे या हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद सदर मुमलिकत खुद रिव्यू पिटीशन में ना जाएं, लेकिन हाँ, तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं या तहरीक इंसाफ की खुद सियासी जमात है वो शायद जा सकती है आला अदालतों में इस मामले को लेकर। लेकिन अगर जाता है आला अदालतों में ये मामला, तो तब सदर मुमलिकत को तमाम रिटन जो कि मामलात हैं, अगर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस लगाई हैं तो वो पेश करनी होगी। लेकिन वजारत कानून और इंसाफ ने इस मामले पर यह बयान दिया है कि कोई भी रिटन ऑब्लिगेशंस मौजूद नहीं थी। बिल्कुल, सनाउल्लाह साहब से बात कर लेते हैं। सनाउल्लाह साहब, जैसा आप कह रहे थे कि अमले की गफलत या जो भी था, तो सदर मुमलिकत को नहीं चाहिए था कि पहले अपने अमले की जो है वो तहकीकात करते, सारे मामलात देखते, उसके बाद ये ट्वीट वगैरह जो चीज़ें थी ये आगे बढ़ानी चाहिए थी? सनाउल्लाह, हमें सुन सकते हैं? सनाउल्लाह साहब से हम रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तमाम तर मामले पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सदर मुमलिकत का गुज़श्ता रोज़ जो ज़ाहिर रात के पहर में ये ट्वीट आया कि तमाम तर मामलात हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर जो दस्तखत करने की जो खबरें मीडिया पर नशर हो रही थी कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने इस मामले में तरदीद ये है कि उन्होंने किसी भी बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं, और साथ में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने अपने अमले को कहा ज़ुबानी के जो बिल है उसे पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया जाए। लेकिन क्योंकि 10 दिन गुजर चुके हैं, जब 10 रोज गुजर जाते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये बिल कानून बन जाता है। तो अब इस मामले में भी यही हुआ है, सदर मुमलिकत ने साइन नहीं किया और ये बिल अब कानून बन चुका है। लेकिन पहले 27 घंटे बाद, जैसे कि सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, 27 घंटे बाद सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया है। खबरें नशर हो चुकी थी, लेकिन लास्ट 2 रोज के अंदर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब को भी इस मामले में दोबारा गिरफ्तार किया गया है, उसमें भी गिरफ्तारी डाली गई है, और अब आज असद उमर साहब को भी गिरफ्तार किया गया है। तो उसके बाद सदर मुमलिकत का ये ट्वीट आना ऑफ कोर्स सवालिया निशान। तंजीला मजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। तंजीला, कैसे देखती हैं ये बड़ा इंकशाफात सामने आ रहे हैं और मामला किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं? देखिए, मुझे तो मामला जो है वो काफी खराब इस वजह से लग रहा है कि सदर साहब जो हैं वो जिस तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन में जा रहे हैं कि अगर उन्होंने बिल्स अगर उन्होंने साइन किए हैं तो उनको कल ही इसकी तब्दील कर देनी चाहिए थी। आप देखिए कि सारे चैनल पे कल ये खबर चलती रही, हम खुद चलाते रहे ये खबर, और हमने अपने प्रोग्राम्स में भी इसको डिस्कस किया। तो कल के बाद पूरा दिन गुजर गया और आज सुबह में ये ट्वीट आना खुद एक सवालिया निशान है। मेरा ख्याल है कि उनको अंदाजा हुआ है कि इस सारे मामले में कितने लोग फंस सकते हैं। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे असद उमर साहब को जब गिरफ्तार करने की इतलात है कि वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसमें साइफर गुम होने की खान साहब ने खुद बात की है ऑन द रिकॉर्ड, मीडिया से बात करते हुए वो माने हुए हैं। फिर इसी ज़िमन में आप देखिए कि जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान साहब, उनके बयानात भी जो हैं वो बड़े अहम हैं और वो तफ्तीश में शामिल हैं, वो ताउन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आफ्टर थॉट्स है सदर साहब की, और सदर साहब ने इस मामले को खामखामे पेचीदा बनाया है, सिर्फ कवानीन के हवाले से नहीं, अपनी
جو ان کی حیثیت ہے، اپنا عہدہ ہے، اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ صدر صاحب جانے والے ہیں تقریباً، ان کے پاس بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ان کی مدت سے،